हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। आज हम लोग नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, जो कि हमारा हर एक जेई एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी जेई में जो इसकी वेटेज है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एस्टिमेशन कॉस्टिंग मिला के ये सब्जेक्ट हमारा 12 से 13 नंबर का आता है। इसमें भी इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं, जैसे आपका वायरिंग सिस्टम हो गया, अर्थिंग हो गया, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हो गए, ये आपके बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आपको इनसे देखने को मिल जाएगा। वही आज हम लोग पढ़ेंगे। 1-2 दिन के लिए मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया था, कुछ दिक्कत आ गई थी, तो इस वजह से मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया था। ठीक है, अब से क्लास मेरी रेगुलर चलेगी। आज से हम लोग नया सब्जेक्ट अपना शुरू कर रहे हैं। 2 दिन या 3 दिन में मैं ये सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा आपका। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर हम दूसरा सब्जेक्ट अपना शुरू करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपका टाइम थोड़ा कम लगे, कुछ चीज़ें पहले से ही लिख ली हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरी है और डाटा बेस्ड इसमें आपके आंसर होते हैं। वो मैं जब अभी आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये जो आपका थ्योरी पार्ट है, ये मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है ताकि मैं आप लोगों को समझा दूं। और ये सब्जेक्ट हमारा यूपीपीसीएल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा सब्जेक्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो भी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाने लगा है। एसएससी जेईई 2023 के पहले पेपर में शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ था, उसमें 12 नंबर का सिर्फ हमारा यूटिलाइजेशन आया था। तो आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हमारा ये सब्जेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं अपना नया सब्जेक्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, जो कि एसएससी जेईई के लिए 12 से 13 नंबर का हमारा एसएससी जेईई में देखा जाता है और यूपीपीसीएल के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्या, वायरिंग सिस्टम। वायरिंग सिस्टम हमारा क्या होता है? वायरिंग सिस्टम हमारा होता है इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स और केबल्स, जो हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल वायर या फिर केबल, मतलब जो हम ट्रांसमिशन लाइन वाली वायरिंग करते हैं। और दूसरा, ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, ये जो वायरिंग सिस्टम है, ये किसके लिए है? ये हाउस होल्ड के लिए है, घर के लिए है। ये ऐसा नहीं है ये बाहर के लिए इसकी बात हो रही है। ये सिर्फ जो हम इसमें बात करेंगे वो टोटल घर के अंदर की बात होगी। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स और केबल्स एंड इट्स एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स सच एज स्विच बोर्ड्स, सॉकेट, लाइट फिटिंग्स और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एक्सेट्रा। यानी कि हम जब इंस्टॉल करेंगे अपना कोई भी तार हम लोग इंस्टॉल करेंगे, या फिर हम अपनी कोई भी केबल इंस्टॉल करेंगे, या फिर उससे एसोसिएटेड इक्विपमेंट जैसे सॉकेट हो गए और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, स्विच बोर्ड हमारा हो गया, लाइट फिटिंग हमने अपने घर में करी। ठीक है, उसी को जिस स्ट्रक्चर में या जिस मैनर में हम लोग करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ठीक है, ये इसकी डिफाइन है, इससे आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, ये तो आपकी जानकारी के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ये डिफाइन इसकी होती है। कभी भी वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्या होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको बताओ, कभी आपसे नहीं पूछने वाला है। दूसरा, अब यहाँ हमने एक टर्म देखा SWG। SWG जो हमारा होता है वो होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज आप लोगों ने स्कूल में भी देखा होगा और हो सकता है कॉलेज में भी आप लोगों को दिखाया हो। एक गोल सा वो होता है जिसमें अलग अलग उसके छेद होते हैं, कहीं बहुत पतला, उससे बड़ा, ऐसे पूरे में सर्कल होता है वो, उसमें छेद होते हैं। वो हमारा क्या मेजर करता है? वो हमारा मेजर करता है तार के डायामीटर को, मोटाई को मेजर करता है वो। हम लोग क्या करते हैं, तार को उसमें डालते हैं और तार जो हम उसमें लगाएंगे वो इंसुलेशन के साथ नहीं लगा देंगे। हमारा जो तार है उसके ऊपर रबड़ लगी हुई होती है, इंसुलेशन होता है। वो हटाने के बाद जो हमारा कंडक्टर है, जिसमें हमारा सिर्फ वो वाला तार है, एल्यूमिनियम कॉपर वाला जो तार है, उसको हम उसमें डालेंगे और जिसमें वो फिट हो जाएगा उसी रीडिंग को हम लोग लिख देंगे कि उस तार की SWG स्टैंडर्ड वायर गेज जो है वो इतना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ वायरिंग। हमारे सिस्टम हम जो करते हैं नॉर्मली वायरिंग वो 2 तरह की वायरिंग हम लोग अपने घरों में करते हैं। पहली है हमारी कौन सी वायरिंग? जॉइंट बॉक्स और टी सिस्टम वायरिंग। और दूसरी है हमारी कौन सी? लूप इन सिस्टम वायरिंग। तो जॉइंट बॉक्स और टी सिस्टम वायरिंग में हम लोग क्या देखेंगे? जो हमारी जॉइंट बॉक्स वायरिंग होती है
The appliances are connected through joint made in a joint box with the help of connectors. कनेक्टर की हेल्प से एक हमारा इस तरीके का बॉक्स होगा, ठीक है। यहाँ हमारी लाइन और फेज न्यूट्रल तीनों से हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई ले रहे होंगे। तो इसमें कनेक्ट करके हम तार यहाँ से कनेक्ट करके इसको निकाल दिया, यहाँ से कनेक्ट करके निकाल दिया, ऐसे कनेक्ट करके हमने तार निकाल दिया। तो ये हमारा एक जॉइंट बॉक्स होगा। बॉक्स में से हम लोग तार निकालेंगे, इसमें हमको कुछ काटना नहीं पड़ेगा। एक हमारा बॉक्स होगा, उसी के थ्रू हम लोग अपने तार को पास करा देंगे। तो हमको कोई भी चीज उसमें क्या नहीं करना पड़ेगा, कट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, देयर इज अ सेविंग इन अ क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड केबल और वायर। जो हम लोग तार या केबल इसमें यूज करेंगे, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो हमको कम यूज करनी होगी। किसमें, जॉइंट बॉक्स और टी सिस्टम में। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि अगर हमारा ये लूप सिस्टम ना हो, मतलब सॉरी हमारा जॉइंट बॉक्स सिस्टम ना हो, तो हम यहाँ तार लाए, फिर हमको यहाँ से तार अपना काटना पड़ेगा, फिर हमको कहीं और तार बढ़ाना है तो वो बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे मुझे यहाँ से इधर तार निकालना है, तो वही जो मेरा तार है वही मैंने इधर निकाल दिया डायरेक्ट, तो मुझे ना काटना पड़ा ना कुछ और करना पड़ा, और मेरा काम भी जो है हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा अमाउंट ऑफ वायर है जो हमको चाहिएगा वायरिंग के लिए, वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है, एक्स्ट्रा कॉस्ट बिकॉज ऑफ जॉइंट बॉक्सेस। ये वाले जो हम लोग बॉक्स लगाएंगे, जॉइंट बॉक्सेस जो हमारे होते हैं, इस तरीके के जॉइंट बॉक्सेस हमारे होते हैं। अब हमको बहुत सारे जॉइंट बॉक्सेस इसमें लगाने पड़ेंगे। अब जॉइंट बॉक्सेस फ्री में तो आएंगे नहीं, तो जॉइंट बॉक्सेस की जो कॉस्ट है वो हमारी इस वायरिंग की ओवरऑल कॉस्ट को क्या करेगी, बढ़ा देगी, ठीक है। तो ये जो हमारा सिस्टम है वायरिंग का, जॉइंट बॉक्स और टी सिस्टम, वो लूप इन सिस्टम से कैसा है, कॉस्टली है। उसके बाद कनेक्शन इज नॉट प्रॉपरली, द वायरिंग इज नॉट स्ट्रॉन्गर। अगर हमारी इस वाली वायरिंग में मान के चलिए यहाँ मैंने कोई तार लगाया और वो यहाँ पे लूज हो गया, टाइट नहीं है, वो एकदम ऐसे टाइट नहीं है, ये वो यहाँ पे लूज है, तो क्या होगा, हमको देखने को मिलेगा कनेक्शन इज नॉट प्रॉपरली, द वायरिंग इज नॉट स्ट्रॉन्गर। तो हमारी जो वायरिंग होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्गर नहीं होगी, वो लटक जाएगी, जो कि हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट इसमें है, ये जो हमारा जॉइंट बॉक्स और टी सिस्टम है, इसको हम परमानेंट नहीं लगाते कभी भी अपने सिस्टम में। ये हमारा कैसा है, टेम्परेरी इंस्टॉलेशन है, जनरली यूज्ड फॉर टेम्परेरी इंस्टॉलेशन। जॉइंट बॉक्स सिस्टम और टी सिस्टम जो है हमारा, उसको हम कभी भी परमानेंट यूज नहीं करेंगे। टेम्परेरी अगर हमको कोई काम चलाना है तो टेम्परेरी हम ये वाली वायरिंग अपनी कर लेते हैं, उसके लिए हम जॉइंट बॉक्स वायरिंग को यूज करते हैं। जितना मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया, उसमें से आपको सिर्फ अगर कुछ याद रखना है तो वो आपको याद रखना है ये, कि जो हमारा जॉइंट बॉक्स और टी सिस्टम है, इसको हम लोग टेम्परेरी यूज करते हैं, परमानेंटली इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। और कोई इससे क्वेश्चन मेरे ख्याल से बनेगा नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सिस्टम जो है वो टेम्परेरी वायरिंग सिस्टम है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लूप इन सिस्टम पे। जो हमारा दूसरा वायरिंग का सिस्टम है वो है हमारा लूप इन सिस्टम। लूप इन सिस्टम में जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन भी उसको किया है, वहां लिखा हुआ है यूनिवर्सली एडॉप्टेड सिस्टम। ये जो सिस्टम है हमारा लूप इन सिस्टम, इसको हम लोग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किए हुए हैं, किसके लिए, वायरिंग के लिए। अगर हमको वायरिंग करनी होगी तो हम लोग कौन सी वायरिंग करेंगे, लूप इन सिस्टम हम लोग इसमें वायरिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो वो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। दूसरा क्या है, इसमें कोई भी हमको जॉइंट बॉक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है, लूप इन सिस्टम है, कोई जॉइंट बॉक्स हमको नहीं लगाना है, ठीक है। तीसरा क्या है, फॉल्ट डिटेक्शन इज इजी। फॉल्ट डिटेक्शन इसमें इजी क्यों होगी, क्योंकि इन लूप सिस्टम जॉइंट्स आर मेड ओनली एट आउटलेट्स। जो हमारे वो बनेंगे जॉइंट्स जो बनेंगे वो आउटलेट पे बनेंगे, तो हम वहीं से डायरेक्ट उसको देख सकते हैं कि कहाँ इसमें फॉल्ट आया है। इस वजह से जो इसका फॉल्ट डिटेक्शन होगा वो क्या होगा, इजी होगा। लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर इज मोर। अब इसमें जो हमारी तार की लंबाई हमको चाहिए होगी, लेंथ जो चाहिए होगी वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। और लेंथ हमारी बढ़ जाएगी, तो लेंथ बढ़ने से क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप और लॉस भी जो होंगे हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब हमारी लेंथ बढ़ेगी तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से हमारे वोल्टेज ड्रॉप और लॉसेस भी हमारे बढ़ जाएंगे। तो ये थे हमारे दो वायरिंग सिस्टम। अब इसमें से जो आप लोगों को याद रखना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला आपको याद रखना है कि जो हमारा जॉइंट बॉक्स और टी सिस्टम है वो टेम्परेरी इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं।
दूसरा जो आपको याद रखना है, लूप इन सिस्टम जो हम लोगों का है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है। और इस जॉइंट बॉक्स और टी सिस्टम में जो हमको वायर चाहिए होता है वो कम चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जॉइंट बॉक्स लगे हुए होते हैं। जबकि लूप इन सिस्टम में हमको जो रिक्वायरमेंट होगी लेंथ ऑफ वायर की वो क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप और लॉस हमको सिस्टम में देखने को मिलता है। ये था हमारा क्या, मेथड्स ऑफ वायरिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वायरिंग सिस्टम। कितने तरह की वायरिंग हम लोग अपने घरों में करते हैं वो अब हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, 5 या 6 तरीके की वायरिंग हम लोग अपने घरों में कर सकते हैं, वो आज हम लोग सारी पढ़ेंगे। यहां तक आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगाने हैं तो मैंने आपको पहले भी बोला है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप लोग बोलेंगे मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको लगवा दूंगा, एसएससी जेई के, यूपीपीसीएल जेई के, आप जिसके भी बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वायरिंग सिस्टम। कितने तरीके की वायरिंग हम लोग अपने घरों में करते हैं, अब हम लोग ये देखेंगे। इस सब्जेक्ट में बच्चों वैसा कुछ नहीं है कि आपको कोई फॉर्मूला याद रखना है या कोई ऐसी चीज आपको याद रखनी है। सिर्फ आपको बस इस सब्जेक्ट को सुन लेना है और समझ लेना है और थोड़े से क्वेश्चन लगा लेने हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि हमारे किस तरह के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। बहुत क्वेश्चन इन सब्जेक्ट से पूछे जाने लग गए हैं। 10 से 12 नंबर का ये सब्जेक्ट आता है आपका। सोचिए कितनी अच्छी वेटेज है, जबकि इसमें आपको कुछ भी याद रखना नहीं है, बस ऐसे थ्योरी हिंदी की तरह, कहानी की तरह आप सुन लीजिए। अब आपको खुद पता होगा घर में हम लोग कितने तरीके की वायरिंग करते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कैसे हमको सही आंसर चूज करना है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वायरिंग सिस्टम। कितने तरीके की हमारी वायरिंग होगी वो अब हम लोग देखेंगे। तो पहली जो हमारी वायरिंग होगी वो होगी हमारी क्लीट वायरिंग। और ये जो हमारी क्लीट वायरिंग होती है ये हमारी सबसे सस्ती वायरिंग है। इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहां से अगर यहां तक हमको वायरिंग करनी है तो हम एक तार लगाएंगे और उसके बीच में क्लीट्स लगा देंगे, हो गई हमारी वायरिंग। और जब हमको उसको उखाड़ना होगा तो हम उखाड़ लेंगे, हमारा तार भी दोबारा यूज हो जाएगा और हमारी क्लीट्स भी दोबारा यूज हो जाएंगे। और जो क्लीट्स हम लोग लगाएंगे वो किसकी लगाएंगे, वो हम लोग लगाएंगे पोर्सिलेन की। ठीक है, दूसरा जो हमारा मेथड है वो है वुडन केसिंग और कैपिंग वायरिंग। तीसरा जो है हमारा वो है सीटीएस, टीआरएस और पीवीसी वायरिंग। चौथा है हमारा लेड शीटेड और मेटल शीटेड वायरिंग। और जो लास्ट है हमारा वो कौन सा है, कंडुइट वायरिंग, जो आजकल हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं। ये हमारी वो वायरिंग है जिसको प्लास्टर के अंदर भी हम लोग कर सकते हैं और प्लास्टर के बाहर भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये 5 तरीके की वायरिंग हम लोगों को आज पढ़नी है। इन्हीं से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, वायरिंग से जो भी क्वेश्चन आपका आएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया, पहली हमारी है क्लीट वायरिंग, दूसरी है वुडन केसिंग और कैपिंग वायरिंग, तीसरा है हमारा सीटीएस, टीआरएस और पीवीसी वायरिंग, चौथी है हमारी लेड शीटेड और मेटल शीटेड वायरिंग, पांचवी जो है हमारी वो है कंडुइट वायरिंग। इतने तरीके की वायरिंग हमारे सिस्टम में होती है। एक एक करके चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पीवीसी क्लीट वायरिंग से हम लोग अपना शुरू करेंगे। ठीक है, कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगे जो आपको समझ नहीं आया है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पीवीसी केबल्स आर यूज्ड। ये जो हमारी क्लीट वायरिंग है इसमें हम लोग जो केबल यूज करेंगे वो कौन सी केबल यूज करेंगे, पीवीसी केबल्स हम लोग अपनी यूज करेंगे। द केबल्स आर हेल्ड बाय
क्लीट्स। और ये क्लीट्स हमारी किसकी बनी हुई होगी? ये हमारी बनी हुई होगी पोर्सिलेन की। पोर्सिलेन अगर आपको नहीं पता हो क्या होता है, तो पोर्सिलेन जो हमारा होता है वो क्या होती है? चीनी मिट्टी हमारी होती है। चीनी मिट्टी की चीजें होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोर्सिलेन कहते हैं। तो जो हम लोग वायरिंग इसमें केबल का यूज करेंगे वो कौन सी होगी? पीवीसी केबल का हम लोग इसमें यूज करेंगे। क्लीट्स जो हम लोग इसमें लगाएंगे वो हम लोग कौन सी यूज करेंगे? वो हम लोग पोर्सिलेन की क्लीट्स का हम लोग इसमें यूज करेंगे। अब जो हमारा इससे क्वेश्चन बनता है वो क्या बनेगा? डिस्टेंस बिटवीन टू क्लीट्स। जो जैसे मैंने यहां से लेके यहां तक की एक वायरिंग करी, ठीक है, एक क्लीट मैंने यहां लगाई, एक क्लीट मैंने यहां लगाई, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे करके मैंने इसमें क्लीट्स लगा दी। तो ये जो एक क्लीट है इससे जो दूसरी क्लीट के बीच की जो दूरी है वो हमारी कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू क्लीट्स 20 से 30 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर की जो हमारी है दो क्लीट्स के बीच की डिफरेंस होना चाहिए। अगर हम लोग क्या करेंगे 30 से कम इसको लगाएंगे तो हमारी जो नंबर ऑफ क्लीट्स है वो बहुत ज्यादा लगेंगी और वो देखने में तो बिल्कुल अच्छा लगेगा ही नहीं, प्लस उतनी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। मानो अगर हम 60 की जगह 80 लगाएं तो एक क्लीट अगर हमको यहाँ लगी हुई है, 60 हमारा यहाँ है और हम लगा रहे हैं उसको यहाँ पे, तो हमारा क्या होगा? जो हमारा वायर है उसमें क्या हमको देखने को मिलेगा? सैग हमको देखने को मिलेगा। जो हमारा वायर है वो क्या हो जाएगा? लटक जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारी केबल्स होंगी, मानिए ये हमने 3 केबल यहां से निकाली हुई है, तो ये जो हमारी केबल है इनका जो एक दूसरे के बीच का डिफरेंस होगा ये कितना होगा हमारा? ये होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। दो केबल अगर हम लोग ऐसे, ये 3 हमारे हैं, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप लोग, मान के चलिए ये 3 मैंने तार लिए हुए हैं, इन तीनों के बीच का जो हमारा डिफरेंस होना चाहिए, ये 3 तार मैंने ले लिए, इन 3 तारों के बीच में ये जो डिफरेंस है, ये दो, जैसे ये दोनों है या ये दोनों है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो कितनी होनी चाहिए? वो 2.5 सेंटीमीटर हमारी होनी चाहिए। और दो क्लीट्स के बीच की कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर वो हमारी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके फायदे क्या क्या हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज जो सबसे बड़ा है इसका, वो आप लोगों को दिख रहा होगा कि सिर्फ एक तार लिया, उसको खींच दिया, उसमें 4-6 क्लीट लगा दी। इससे सस्ता हमारे लिए क्या हो सकता है? इससे सस्ती तो कोई वायरिंग हो ही नहीं सकती है, ठीक है। पहला जो हमारा हो गया वो क्या हो गया? चीपेस्ट वायरिंग सिस्टम। ये हमारी सबसे सस्ती वायरिंग सिस्टम है। इंस्टॉलेशन एंड डिसमेंटलमेंट इज वेरी इजी। इंस्टॉलेशन एंड डिसमेंटलमेंट इज वेरी इजी। जैसे मैंने यहाँ पे वायरिंग कर दी, तार मैंने लगा दिया, क्लीट्स मैंने लगा दी, ठीक है। मान के चलो मैंने एक दुकान खरीदी, अब मैंने उस दुकान में वायरिंग करनी है, मैंने क्या करा? तार लाया, तार ला के वायरिंग कर दी, क्लीट्स लगा के उसको जोड़ दिया। आज मैंने लगाई, कल को दुकान का मालिक मेरे से बोल दिया कि भैया हम तुमको दुकान नहीं दे पाएंगे, हमारी दुकान खाली कर दो। तो हम तार तो अपना छोड़ेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे? अपनी सारी क्लीट्स निकालेंगे, तार निकालेंगे और अपना चल देंगे। तो इंस्टॉलेशन करने में भी हमको दिक्कत नहीं आएगी। हमने सिर्फ तार लगाया, अपना 4-5 क्लीट्स लगा दी, इंस्टॉलेशन हो गया। अब जब हमको उसको निकालना पड़ा तो हमने अपनी 4-5 क्लीट्स निकाली, तार निकाला, डिसमेंटलमेंट उसका हो गया। कितना इजी मेथड है, इसमें कुछ है तो है नहीं, ठीक है। अब तीसरा जो है हमारा इंस्पेक्शन, अल्टरेशन एंड एडिशंस। इंस्पेक्शन, अल्टरेशन एंड एडिशन आर वेरी इजी। अब हमको इसमें कुछ ऐड करना हो या अल्टरेशन करना हो या इंस्पेक्ट करना हो, मान के चलो ये मेरा तार जा रहा है, अब मुझे यहाँ कुछ चेक करना है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा? कुछ करना ही नहीं है, अपनी आंखों से ऐसे खड़े हुए उसको देख लूंगा। क्यों? क्योंकि वो तो खुले में है, उसमें सिर्फ क्लीट्स लगी हुई है, उसके बीच में कुछ है ही नहीं, तो उसका इंस्पेक्शन क्या होगा? इजी होगा, ठीक है।
चौथा हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, इट रिक्वायर्स लेस स्किल्ड वर्कर्स। स्किल्ड तो दूर की बात है, किसी छोटे 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को एक तार दे दो तुम और उसको बोल दो कि यहाँ से यहाँ तक ये तार लगा दो, इसके बीच में इतनी इतनी दूरी पे ये लुप्पी सी होती है, उसको ठोक दो, ये काम करना है, तो उसमें स्किल की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके फायदे क्या हुए? पहला फायदा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आपसे पूछा गया है कि सबसे सस्ती हमारी वायरिंग कौन सी होती है। कोई भी लैंग्वेज आपको घुमा फिरा के ये पूछेगा कि सबसे सस्ती वायरिंग हमारी कौन सी है, तो आपको बताना है क्लीट वायरिंग हमारी सबसे सस्ती वायरिंग है। इंस्टॉलेशन और डिसमेंटलमेंट मैंने आप लोगों को बताया, इसको हम डायरेक्ट सिर्फ ऐसे ही लगा सकते हैं और अपनी क्लीट्स निकाल के इसको हम क्या कर सकते हैं, डिसमेंटल हम इसको कर सकते हैं। तीसरा हमारा इंस्पेक्शन, अल्ट्रेशन और एडिशंस क्या है, बहुत इजी है। रिक्वायर्स लेस स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड ही नहीं चाहिए, इतनी अच्छी वायरिंग है ये। स्किल्ड, लेस स्किल्ड नहीं, नॉन स्किल्ड भी इसमें हम चला सकते हैं। कोई भी हमारे को है, मान के चलिए किसी ने इंजीनियरिंग नहीं करी है या किसी कुछ नहीं आता है, उसको ये काम करने में कितना टाइम लगेगा कि यहाँ से यहाँ तक तार खींच दो और उसको ठोक दो, कोई भी ये काम कर सकता है, तो इसमें स्किल आपको नहीं चाहिए। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो इसके हो गए, सबसे सस्ती वायरिंग है, डिसमेंटलमेंट और इंस्टॉलेशन इजी है, ठीक है। अब इसका जो सबसे भयंकर डिसएडवांटेज है वो क्या है कि देखने में कितनी ही खूबसूरत लगेगी वो आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे ही घर में आप लोग अपने रूम में बैठे हैं, वहीं से तार जा रहे हैं, गंदा लगेगा देखने में। तो सबसे इसका जो वो है डिसएडवांटेज, इट डजंट लुक गुड, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज, इट इज टेम्परेरी, ये हमारी जो वायरिंग है ये परमानेंट नहीं है। द वायर्स आर एक्सपोज्ड टू मैकेनिकल इंजरी। मान के चलिए यहाँ तार जा रहा है हमारा, यहाँ मेरी कोई चीज रखी है लोहे की वो इसके ऊपर गिर गई, या फिर ये मेरा तार है, यहाँ पे मुझे कुछ काम करना है, मैंने यहाँ पे कुछ रख के उसको हथौड़ा मारा और वो मेरे तार पे गलती से लग गया, तो वहां क्या होगा, करंट हमारा ब्रेक हो जाएगा, इंसुलेशन वगैरह सब कुछ वहाँ डैमेज हो जाएगा और हमारा करंट आगे फ्लो नहीं करेगा, तार हमारा टूट जाएगा। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। तो पहली जो हमने वायरिंग पढ़ी क्लीट वायरिंग, उसमें हम लोगों ने देखा पीवीसी केबल हम लोग इसमें यूज करेंगे, और केबल जो है जिसको हम रोकेंगे वो किससे हम लोग रोकेंगे, क्लीट वायरिंग से हम लोग रोकेंगे। हर किसी बच्चे ने क्लीट वायरिंग देखा होगा अपने घरों में, पहले देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप नेट पे डालिएगा क्लीट वायरिंग फोटो, वो आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से कह रहा है। टेम्परेरी जुगाड़ होता है ये, जहां हम लोगों को दीवार के अंदर, जैसे मैंने अपना घर बनवा लिया, अब मुझे याद आया कि इस रूम में मैं एसी लगवाना चाहता हूँ अपने, मैंने एसी लगवा दिया इस रूम में, तो जो मैंने एमसीबी लगवाई उसको मैंने अंदर ना करा के उसके तार बाहर से ही एमसीबी कनेक्ट करा के स्विच में जोड़ दिए, उसको हम लोग कहेंगे क्लीट वायरिंग, ठीक है। इसके फायदे क्या है भैया? इसका फायदा है बहुत सस्ती वायरिंग है, बहुत नहीं सबसे सस्ती वायरिंग है, इससे सस्ते कुछ हो नहीं सकता है। इंस्टॉलेशन और डिसमेंटलमेंट जो है वो बहुत इजी है। इंस्पेक्शन, अल्ट्रेशन और एडिशन भी इजी है इसका। लेस स्किल वर्कर इसमें चाहिए। डिसएडवांटेज इसका क्या है? देखने में बेहद गंदा ही लगता है। दूसरा टेम्परेरी ये होता है, परमानेंट हम इसको आप पूरे पूरे जीवन के लिए आप थोड़ी वायरिंग करोगे, ऐसे आपके घर में बार बार ये दिक्कत आती रहेगी, मैकेनिकल इंजरी। आप कोई काम कर रहे हैं, हम में इसमें लग जाए तार पे कुछ, या इसके ऊपर कोई चीज गिर जाए, खराब हो जाएगा, तो पूरे जिंदगी के लिए आप इसको नहीं करा सकते, ये सिर्फ टेम्परेरी जुगाड़ है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लीट वायरिंग। अब इसके बाद जो हमारा है वो क्या है? वुडन केसिंग और कैपिंग वायरिंग। चलिए अब हम अपनी दूसरी वायरिंग मेथड पर चलते हैं। इस मेथड में आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तैयारी करते रहिए बच्चों, आपकी डेट पास आ रही है एसएससी जेईई की, आपका फॉर्म भी 29 फरवरी को खुल जाएगा, फॉर्म भर दीजिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए, खूब पीवाईक्यूज लगाइए। अब जो हमारा सेकंड मेथड है वो है वुडन केसिंग एंड
कैपिंग वायरिंग। मैं आप लोगों को पहले बता दूं ये हमारी है कौन सी वायरिंग। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे हम लोगों ने तार रखा, तार लगा दिया, उसको क्या कर दिया वुडन केसिंग से या फिर कैपिंग से उसको क्या कर देते थे हम लोग, कवर कर देते थे। ये वायरिंग भी ठीक ठाक चली थी अपने टाइम पे। ये तो हमारा अब नई नई वायरिंग मेथड आ गए हैं हमारा। प्लास्टर के अंदर ही हम लोग अपनी वायरिंग पहले जब घर बनना होता है तो जब हमारा लेंटर पड़ता है उससे ही पहले हम लोग क्या करते हैं पूरे घर में तार बिछवा बिछू के सब लोग ओके करा के इसको कर देते हैं। पहले क्या होता था, पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोग वुडन केसिंग कैपिंग वायरिंग करते थे। जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आती गई वैसे वैसे हम चीजों का यूज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इट इज इजी टू इंस्टॉल एंड rewire. It provides good insulation. The wires are exposed to, it can be easily inspected. ये हमारे हो गए वुडन केसिंग वायरिंग के फायदे। पहला क्या है आप लोग समझ आ रही होगी वैसे मैं कौन सी वायरिंग की बात कर रहा हूँ, फिर भी नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं। यहां से लेके यहां तक मैंने एक तार लगाया, ठीक है। उसको मैंने क्या किया, जैसे हम लोग क्लीट वायरिंग में कर रहे थे सिर्फ एक तार लगा दे रहे थे, वैसे ना करके मैंने एक उसके लिए बॉक्स बना लिया। वो बॉक्स किसका हो सकता है, मेरा वुडन का हो सकता है, या फिर उसको हम बोलेंगे कैपिंग वायरिंग। क्यों? क्योंकि तार को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कैप जैसा पहना दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक लकड़ी का वो लगाया, उसके अंदर मैंने अपना तार रखा, फिर उसके बाहर से मैंने लकड़ी का जो है उसको बंद कर दिया। तो ये क्या हुआ हमारा इंस्टॉलेशन और रिवायर भी इजीली है इसमें। दूसरा, इट प्रोवाइड्स गुड इंसुलेशन। इंसुलेशन इसमें है, इसमें मैकेनिकल डैमेज का दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कोई चीज गिरती है या गलती से लग जाता है तो हमारा डायरेक्ट वो कंडक्टर पे नहीं लग रहा है, वो पहले किस पे लगेगा, लकड़ी का जो हमने उसको कैप पहनाया है उस पे लगेगा, तब उसके कांटेक्ट में आएगा। इतना हमारे इसमें क्या दिक्कत नहीं है, इंसुलेशन हमारी अच्छी है। इट कैन बी इजीली इंस्पेक्टेड। मान के चलिए हमारा कोई फॉल्ट आ गया या कोई दिक्कत आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, उस कैप को हटाएंगे और अपनी लाइन चेक करेंगे कहाँ क्या दिक्कत है और उसके बाद उसको लगा देंगे। ये तो है इसके फायदे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके डिसएडवांटेज। तो इसका जो सबसे अच्छा डिसएडवांटेज है, एक तो ये जो हम लोग बना रहे हैं वुडन केसिंग, ये फ्री में तो बनेगा नहीं, लकड़ी आएगी। उसके बाद जो हम इसको करना होता है, इसमें हमको जो लकड़ी चाहिए होती है वो हमको चाहिए होती है नॉट फ्री लकड़ी। नॉट फ्री लकड़ी का मतलब होता है, नॉट फ्री वुड जो होता है, नॉट फ्री का मतलब है आपने देखी होगी जैसे बांस होता है, तो बांस में क्या होते हैं, गांठ जैसा होता है। ऐसे ही हर किसी लकड़ी में गांठ गांठ होती है, तो वो जो गांठ है वो हमको इसमें नहीं चाहिए होती है। जिस चीज में, जिस लकड़ी में गांठ ना हो, वो लकड़ी सिर्फ हम लोग अपनी वुडन केसिंग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो पहला इसका जो हमारा डिसएडवांटेज है वो है नॉट फ्री वुड इज रिक्वायर्ड। दूसरा जो है हमारा, अब मान के चलिए इसमें हमारा ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी हम लोगों ने लगाई है, बाई चांस अगर हमारी स्पार्किंग होती है और लंबे समय तक वो स्पार्किंग अगर होती रहती है तो हमारा फायर मतलब आग लगने का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा और आग लग भी सकती है हमारी वायरिंग में। लकड़ी का बना हुआ है और लकड़ी अच्छी खासी हमारी आग को कंडक्ट कर लेगी, ठीक है। तो इसमें जो हमारा एक डिसएडवांटेज है वो क्या है, रिस्क ऑफ फायर है और हायर लेबर कॉस्ट इसमें है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग इसे खुद लेके आए और लगा दिया आपने। आपको पहले वो लकड़ी प्रॉपर कटवा के उसका कवर बनाना है, इधर से कवर बनाना है, फिर उसमें तार रखना है, फिर बाहर से उसमें कैप लगाना है। इस तरीके से हमको ये वायरिंग करनी है। तो इसमें जो हमको लेबर चाहिएगी वो एक तो पहली बात स्किल्ड होनी चाहिए, दूसरी बात उसकी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ओनली यूज्ड ऑन सरफेस, कैन नॉट यूज्ड इन प्लास्टर। अब जो ये वाली वायरिंग है, अगर मैं जैसे मेरा घर है, इस दीवार पे अगर मुझे वायरिंग करनी है तो मैं यहाँ तो कर सकता हूँ क्योंकि ये सरफेस है। मैं अपनी एक लकड़ी लगाई, उसमें तार रखा, बाहर से उसको बंद कर दिया।
अब जैसे मेरा घर पूरा बन चुका है या फिर ना भी बना हो मेरा घर, तो ऐसा तो मैं करूंगा नहीं कि अपनी दीवार के अंदर मैं लकड़ी लगवाऊं, फिर उसमें तार लगवाऊं, फिर उसको पैक कराऊं, उसके ऊपर से मैं प्लास्टर करा दूं। अगर ऐसे समझिए, अगर ऐसा कराने के बाद कभी मेरे घर में कोई दिक्कत आती है, तो पहले मैं अपना घर का प्लास्टर तोड़ूंगा, फिर वो लकड़ी में निकालूंगा, फिर मैं उस वो चेक करूंगा। और उस चेक करने के लिए कितना तोड़ना पड़ेगा? पूरा 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 घर तोड़ना पड़ेगा। तो पूरा घर तो इंसान तोड़ नहीं सकता है फॉल्ट के लिए। तो ये जो वायरिंग है इसको हम लोग कहाँ करेंगे? सिर्फ सरफेस पे करेंगे, प्लास्टर के अंदर हम लोग इसको नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपनी तीसरी वायरिंग पे, ठीक है, जो कि हमारी सीटीएस वायरिंग और टीआरएस वायरिंग। यही सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? याद रखने वाली चीजें हैं। जिस बच्चे ने ये देखा होगा वुडन केसिंग वायरिंग या क्लीट वायरिंग, उसको याद भी कुछ नहीं रखना है। सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हमारी क्लीट्स हैं उनके बीच की जो दूरी है वो 30 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक केबल या वायर की दूसरे केबल या वायर से दूरी 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी आप सब लोगों को पता है कैसी होती है, कैसी दिखती है, क्या क्या इसमें होगा, ठीक है। तीसरा जो है हमारा सीटीएस और टीआरएस वायरिंग। सीटीएस की जो हमारी फुल फॉर्म है वो है केबल टायर शीथेड वायरिंग, और ये हमारा टीआरएस है टफ रबर शीटेड वायरिंग, ठीक है। अब इसका जो टीआरएस केबल्स आर केमिकल प्रूफ, पहला फायदा। सीटीएस cables are chemical proof, steam proof, but can be slightly affected by lubricating oils, but can be slightly affected by lubricating ऑयल्स। जो हमारी सीटीएस केबल है, सीटीएस केबल की फुल फॉर्म क्या है? केबल टायर शीटेड वायरिंग, और टीआरएस की टफ रबर शीटेड वायरिंग। तो जो हमारी सीटीएस केबल है वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है? वो हमारी केमिकल प्रूफ भी है, स्टीम प्रूफ भी है, लेकिन वो लेस अफेक्टेड है किससे? लुब्रिकेटिंग ऑयल से। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स में वो क्या करेगी? रिएक्शन कर लेगी लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के साथ, लेकिन केमिकल प्रूफ है और स्टीम प्रूफ है। मॉइस्चर की वजह से उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और केमिकल्स की वजह से उसमें कोई परेशानी हमको नहीं देखने को मिलेगी। अब हम लोग क्या देखेंगे? इसका एडवांटेज। एडवांटेज जो इसका है, इंस्टॉलेशन जो है इसकी वो क्या है? इजी है। दूसरा, लेस नंबर ऑफ लेबर्स आर रिक्वायर्ड। तीसरा है हमारा लॉन्ग लाइफ, लंबे समय तक ये वायरिंग हम लोग यूज कर सकते हैं। फायर प्रूफ अप टू सर्टेन लिमिट, एक हद तक ये क्या करेगी? फायर प्रूफ भी रहेगी, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये फायर प्रूफ है, ठीक है, ऐसा नहीं है, एक लिमिट तक, लेकिन ये क्या करेगी? फायर प्रूफ हमारी रहेगी, ठीक है। इट कैन विदस्टैंड द एक्शन ऑफ मोस्ट केमिकल्स सच एज एसिड एंड एल्कलीज। ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट कैन विदस्टैंड द एक्शन ऑफ मोस्ट chemicals such as acids and alkalis. दूसरा, it is cheaper than other type of wiring, cheaper than other types of wiring except
क्लीट वायरिंग। हमारी जो सीटीएस वायरिंग है उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो क्या है, बेहद इजी है। लेस नंबर ऑफ लेबर इसमें हमको लगेगा, लंबे समय तक हम इस वायरिंग का यूज कर सकते हैं। फायर प्रूफ अप टू सर्टेन लिमिट, ऐसा नहीं है कि ये हमारा सिस्टम जो है वो फायर प्रूफ है, लेकिन हाँ एक समय तक, एक लिमिट तक ये जो है वो फायर से प्रोटेक्ट हमारे सिस्टम को कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें वायरिंग में, वो आपको ये याद रखना है, आपसे पूछ सकता है ऐसी हमारी कौन सी वायरिंग है जो केमिकल प्रूफ है या स्टीम प्रूफ है, या फिर एसिड्स और एल्कलीज का किस वायरिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो हमारी इकलौती वायरिंग है, वो है हमारी सीटीएस वायरिंग। ठीक है, इट कैन विदस्टैंड द एक्शन ऑफ मोस्ट केमिकल्स सच एज एसिड्स एंड एल्कलीज। एसिड्स और एल्कलीज जो हमारे होते हैं उसका हमारी सीटीएस वायरिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये जो हमारी वायरिंग है ये सबसे सस्ती वायरिंग है, लेकिन एक्सेप्ट किससे, क्लीट वायरिंग से। क्लीट वायरिंग से सस्ता तो इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। आप लोगों को खुद ही समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि तार और लुप्पी ठोक देने से सस्ता इस दुनिया में क्या होगा, वो तो हमारा सबसे सस्ता है। लेकिन उसके बाद जो हमारी सबसे सस्ती कोई वायरिंग है तो वो हमारी कौन सी वायरिंग है, वो है हमारी सीटीएस वायरिंग। ये होगा इसके। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा, यहां मैं लिख देता हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैटन वायरिंग। ये जो हमारी सीटीएस वायरिंग है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बैटन वायरिंग के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो आपसे पूछ सकता है बैटन वायरिंग को नाम देके आपको, या फिर सीटीएस और टीआरएस वायरिंग के नाम से भी इससे आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये सब हो गए इसके फायदे। अब इसके थोड़े से हम लोग क्या देखेंगे, नुकसान देखेंगे। ये आप लोग याद रखिएगा, केमिकल प्रूफ, स्टीम प्रूफ हमारी सिर्फ एक वायरिंग होती है, वो है हमारी सीटीएस वायरिंग। ठीक है, और दूसरा इसको हम किस नाम से जानते हैं, बैटन वायरिंग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके डिसएडवांटेज हम लोग देखेंगे। डिसएडवांटेज इसका क्या है, गुड वर्कमैनशिप इज रिक्वायर्ड टू मेक अ साउंड जॉब इन टीआरएस वायरिंग। ठीक है, दिस टाइप ऑफ वायरिंग कैन नॉट बी रिकमेंडेड फॉर यूज इन सिचुएशन ओपन टू रन और रेन अनलेस preventive steps can taken to preserve the insulation of cable. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम लोग इसका यूज करेंगे, suitable for low voltage domestic and commercial। ठीक है, इसको ये जो हमारी वायरिंग है इसका जो हम लोग यूज नहीं करेंगे, वहां कहाँ नहीं करेंगे, जहां सन और रेन डायरेक्ट कांटेक्ट में जहां ये होगी वहां हम इस वायरिंग का यूज क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारी वायरिंग है इसको लो वोल्टेज पे हम लोग यूज करेंगे, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। ये है हमारी सीटीएस वायरिंग। अब हम लोग देखेंगे अपनी कौन सी, लेड शीथेड और मेटल शीथेड वायरिंग। ठीक है, तीन वायरिंग हम लोगों की हो गई। अब हमारी जो चौथी वायरिंग है वो कौन सी है, वो है हमारी लेड शीटेड और मेटल शीटेड वायरिंग। फोर्थ वायरिंग जो हमारी है वो है लेड शीटेड एंड मेटल शीटेड वायरिंग। ठीक है, इसके जो फायदे हैं, इसका फायदा क्या है, लेड शीटेड और ये जो हमारी वायरिंग है, cables are used insulated wires TRS or PVC with an outer covering of sheet of lead and aluminum alloy containing approx 95% lead। इस वायरिंग में हम लोग क्या करेंगे, 95% जो है वो लेड का हम लोग यूज करेंगे, किसमें, केबल की इंसुलेशन करने के लिए। और जब 90% हम क्या करेंगे, इंसुलेशन उसको लेड से कर देंगे, तो जिसकी इंसुलेशन इतनी हाई हो जाएगी उसको कोई भी मैकेनिकल इंजरी नहीं होगी, कोई भी उस पर केमिकल्स का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो फायदा है वो क्या है, इट प्रोवाइड्स बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, प्रोवाइड्स
बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, ये इसका पहला फायदा हो गया। दूसरा क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर इफेक्ट, कोई भी मॉइस्चर का इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर इफेक्ट। तीसरा जो हमारा है, इट कैन बी यूज्ड इन सिचुएशन एक्सपोज टू रेन एंड सन। रेन एंड सन जहां भी हमारे क्या होंगे, एक्सपोज होंगे, उस सिचुएशन में हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो डिसएडवांटेज होगा वो क्या होगा? डिसएडवांटेज जो हमारा होगा, इट इज कॉस्टलियर देन टीआरएस वायरिंग। कॉस्टलियर देन टीआरएस वायरिंग। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर प्लेसेस देयर इज चांस ऑफ केमिकल कॉरोजन। नॉट सुटेबल फॉर प्लेस देयर चांस ऑफ केमिकल कॉरोजन। In case of damage of insulation, the metal sheet becomes alive and gives shock. सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज जो हमारा है वो क्या है? ये है, in case of damage of insulation, the metal sheet becomes alive and gives shock। वो हमारा है वो क्या है? स्किल्ड लेबर्स आर रिक्वायर्ड। इसके हमने क्या क्या डिसएडवांटेज देखे? डिसएडवांटेज जो हमने इस वायरिंग का देखा, पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। ये जो हमारी वायरिंग है लेड शीटेड और मेटल शीटेड वायरिंग, उसमें हम लोगों ने क्या देखा? जो हमारी केबल है उसकी जो हम लोगों ने इंसुलेशन बनाया, उसको हम लोगों ने बनाया एल्यूमिनियम और लेड को मिला के, जिसमें हमने 95% किसको लिया? हमने लेड को लिया। अब जो लेड है हमारा वो क्या करेगा? इंसुलेशन के लिए काम करेगा। तो इंसुलेशन के लिए जब हमने लेड को ले लिया तो इसमें हम लोगों ने लिखा प्रोवाइड्स बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। जब हमने इतनी अच्छी इंसुलेशन इसको दे दिया तो इस पर कोई मैकेनिकल इंजरी का इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, वही हम लोगों ने लिख दिया। दूसरा जो हमने देखा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर इफेक्ट। जब हम लोगों ने इसको इतनी अच्छी इंसुलेशन दे दी है तो जो हमारा मॉइस्चर है उसका भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा जो है, सन और रेन की, जो हाँ हमारा सूरज और बारिश हो वहां भी हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब जो इसका डिसएडवांटेज है वो क्या है? ये वायरिंग हमारी महंगी है। किससे? टीआरएस वायरिंग से महंगी है। दूसरा, नॉट सुटेबल फॉर प्लेस देयर इज अ चांस ऑफ केमिकल कॉरोजन। जिस जगह पे केमिकल कॉरोजन मतलब जंग और केमिकल मिलके कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं, वहां हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते। तीसरा जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ डैमेज ऑफ इंसुलेशन। मान के चलिए किसी कंडीशन में हमारी जो इंसुलेशन हम लोगों ने लेड से लगाया है वो डैमेज हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा? द मेटल शीट बिकम्स अलाइव। जो हमारी मेटल शीट है जो हम लोगों ने प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई है, किससे? मैकेनिकल इंजरी से और इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, वही क्या काम करेगी? वही क्या हो जाएगा? अलाइव हो जाएगा, मतलब कंडक्ट करने लग जाएगा करंट को और हमको शॉक लग सकता है उससे। ठीक है, और आखिरी जो है हमारा वो है, स्किल्ड लेबर आर रिक्वायर्ड। हमको इसके लिए नॉर्मल हम लोग ये काम नहीं कर सकते, इसको करने के लिए हमको स्किल्ड लेबर का चाहिएगा। ठीक है, ठीक है। अब हमारी जो आखिरी वायरिंग है वो है हमारी कंडुइट वायरिंग। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारी आखिरी है वो हमारी है कंडुइट वायरिंग।
फिफ्थ और हमारी आखिरी जो है वो हमारी कौन सी है, कंडुइट वायरिंग। इसमें भी हमारे कितने टाइप हैं, 2 टाइप हैं। पहला है सरफेस कंडुइट वायरिंग, दूसरा है हमारा कंसील्ड कंडुइट वायरिंग। ठीक है, इसके फायदे क्या क्या होंगे हमको, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, ये हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा किसके लिए, मैकेनिकल इंजरी के लिए। इसका तो खैर कोई है ही नहीं, इसको सीधे हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा लैंड घर बन रहा होता है उसी टाइम हम इसको पूरे घर में फिटिंग करा देते हैं, तो उसके बाद हम लोग इसको पैक करा देते हैं। तो इसमें कोई भी मैकेनिकल, अब यहाँ से अगर मान के चलिए कोई तार जा रहा है, इस बोर्ड के पीछे दीवार है उसमें से कोई तार जा रहा है, मैं इस बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, मैं इस पे हथौड़ा मार दूं या कुछ भी कर दूं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैकेनिकल इंजरी से इसको हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट। ठीक है, कोई शॉर्ट सर्किट अंदर वायरिंग करी हुई है, इसमें क्या ही शॉर्ट सर्किट हमारा होगा किसी वजह से। ठीक है, तीसरा जो है द होल सिस्टम इज वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ हमारा क्या है, ये सिस्टम जो है वो वाटरप्रूफ है। घर हमारा बन चुका, अब मैं इस दीवार पे कितना भी पानी मारूं वो अंदर पहुंच ही नहीं रहा वायरिंग तक, उस तक पास तक। ठीक है, तो ये सिस्टम हमारा कैसा हो गया, वाटरप्रूफ। रिप्लेसमेंट एंड अल्टरेशन ऑफ डिफेक्टेड वायर इज इजी। रिप्लेसमेंट एंड अल्टरेशन ऑफ डिफेक्टिव वायर इज इजी। अब आप लोगों ने देखा होगा जब हमारा घर बनता है तो जैसे मुझे यहाँ से यहाँ के लिए तार लेके जाना है, तो जो हमारे घर में वायरिंग करता है वो क्या करता है, एक तार को इस तार में बांध देगा। ठीक है, और उस तार को यहाँ से डाल देगा और फिर कोई भी चीज बना के उसको उधर से खींच लेता है। तो वही इसमें है, अगर कोई दिक्कत आ जाती है या कोई डिफेक्टेड हो जाता है या हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत आ जाती है, तो आराम से हम उसको क्या कर सकते हैं, तार को बदल सकते हैं, उस तार को निकाल के हम लोग दूसरा तार उसमें लगा सकते हैं। इट्स लाइफ लॉन्ग इफ द वायर इज परफेक्टली एग्जीक्यूटेड। लाइफ लॉन्ग इफ वायर इज प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। अगर हमारा तार जो है वो प्रॉपरली हम लोगों ने लगाया है, अच्छा तार हम लोगों ने यूज किया हुआ है, अब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अपना घर बनवा लेते हैं। अगर किसी का घर अच्छे तारों से बना हो, अच्छा तार हम लोगों ने यूज किया हो, 50-50 साल तक, 20-20, 30-30 साल तक कभी इस घर में कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से अपना उनका काम चलता रहता है, ना कोई दिक्कत आएगी, ना वायरिंग में कोई परेशानी आएगी, कभी उनको तार दोबारा अपना रिप्लेस नहीं कराना पड़ेगा। तो ये इसका क्या होता है, ये है इसके फायदे। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है भैया, अब इसके थोड़े से डिसएडवांटेज हम लोग देख लें। सबसे पहला तो आपको पता ही है, कॉस्टली होगा ये। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो है कॉस्टली होता है। डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली है ये। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इंटरनल कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर मे कॉज डैमेज टू द इंसुलेशन। अब अगर मेरे घर में ही कहीं से सीलन आ जाए, अंदर दीवार के बाहर नहीं, अंदर ही अंदर कहीं सीलन होती रहे, तो वो क्या हो सकता है, उसकी इंसुलेशन को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। इंटरनल कंडेंसेशन of moisture may cause damage to the insulation। ठीक है, और जो हमारा तीसरा डिसएडवांटेज है वो क्या है, एक्सपीरियंस एंड हाईली स्किल्ड लेबर आर रिक्वायर्ड।
ऐसा नहीं है इसको काम कोई भी कर लेगा, इसके लिए वही इंसान काम कर पाएगा जो ये सब काम करता हो। एक्सपीरियंस एंड हाईली स्किल्ड लेबर आर रिक्वायर्ड। तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या हो गया, महंगी है, इंटरनल कंडेंसेशन की वजह से अगर मॉइस्चर आ जाता है तो हमारी इंसुलेशन ब्रेक हो सकती है। तीसरा क्या है, सॉरी, एक्सपीरियंस और हाईली स्किल्ड लेबर हम लोगों को यूज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कोई भी ये वायरिंग फिट कर देगा आपकी, जो ये सब काम करता हो, जिसको एक्सपीरियंस हो, स्किल्ड हो और एक्सपीरियंस लेबर इसमें आपकी ये काम कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इतने तरीके की वायरिंग। अब मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल नोट्स बता दे रहा हूँ, वो सिर्फ आप लोगों को याद रखना है। इस वायरिंग से इतना फजीता आप लोग कहाँ तक याद रखोगे, कुछ है नहीं वैसे इन वायरिंगों में। आप लोग याद है, क्लीट इज यूज्ड अप टू 250 वोल्ट। ठीक है, दूसरा, मिनिमम सेपरेशन ऑफ केबल्स in case of 2 or more cables। कितना बताया था मैंने आपको, 2.5 सेंटीमीटर। क्लीट जो हमारी वायरिंग है वो कितने के लिए यूज होगी, अप टू 250 वोल्ट के लिए यूज कर सकते हैं। मिनिमम सेपरेशन जो होगा केबल्स का, दो केबल्स के बीच का, वो कितना होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन क्लीट्स हमारी कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर हमारा ये होना चाहिए। लाइट गेज और स्प्लिट कंडक्ट अप टू 250, हैवी गेज और स्प्लिट कंडक्ट अप टू 250। तो ये आप लोगों को बस इससे जो मैंने आज पढ़ाया है इतना आप लोगों को याद रखना है। जो हमारी क्लीट वायरिंग है उसको हम लोग 250 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। और जो हमारे मान के चलिए जैसे ये दो तार जा रहे हैं, ये दो तार है हमारी, दो केबल्स हैं, तो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ये हमारी 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी ना होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक यहाँ एक वहाँ लगा हुआ है और बिल्कुल चिपके हुए भी ना हो। 2.5 सेंटीमीटर पे अपना ये होना चाहिए। प्लस जो हम लोग क्लीट वायरिंग करेंगे उसके बीच में जो हम लोग क्लीट्स लगाएंगे उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो 30 से 60 सेंटीमीटर हमारी होनी चाहिए, मैंडेटरी है। ये डाटा जो हमको दिया हुआ है ये किसके थ्रू, ये सब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर होना चाहिए या फिर ये 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये हम सबको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स या फिर IEEE रूल्स ने बताया हुआ है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग ये सारे काम करते हैं। आज हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा है, वायरिंग हम लोगों ने आज देखा है। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग अर्थिंग पढ़ेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ अर्थिंग, किस किस तरीके से हम लोग अर्थिंग कर सकते हैं। और इतना पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को IEE रूल्स भी बताऊंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेंडर्स, जो हमारे टेंडर उठते हैं उसमें क्या क्या कंडीशंस होती है। इतना पढ़ाने के बाद मैं इससे आप लोगों को खूब सारे क्वेश्चन लगाऊंगा। आप लोग UPPCL और SSC JEE के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाइए। UPPCL का फॉर्म कभी भी आ सकता है।